नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से। भूजल सप्ताह समापन समारोह का आयोजन है आज और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे लोक भवन में यह कार्यक्रम रहने वाला है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। भूजल सप्ताह समारोह पर कार्यक्रम आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे मौजूद। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। भूजल सप्ताह समापन समारोह का आयोजन है आज और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ साथ सुबह 9:30 बजे लोक भवन में कार्यक्रम होगा। यूपी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट पोर्टल का शुभारंभ होगा आज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। उद्यान भवन परिसर में होगा कार्यक्रम। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्यान भवन परिसर में होगा कार्यक्रम। यूपी MIP पोर्टल का होगा शुभारंभ आज। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। यूपी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट पोर्टल का शुभारंभ होगा आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। उद्यान भवन परिसर में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी MIP पोर्टल का शुभारंभ आज। यूपी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट पोर्टल का शुभारंभ होगा आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा है आज और सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम का पुलिस लाइन में उतरेगा हेलीकॉप्टर। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। 12 बजे अवध विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। विकास कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों से मुलाकात भी वो करेंगे और 12 बजे अवध विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा है आज और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं अयोध्या। न्यूज वन इंडिया ने महान दल के नेता केशव देव मौर्य से खास बातचीत की है। इस दौरान केशव देव मौर्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इनका क्या कहना है? सर, 2024 के चुनाव को लेकर महान दल की किस प्रकार की रणनीति है, ये क्या कहेंगे? महान दल ने 15 जून 2023 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी और उस कार्यकर्ता बैठक में अपने सभी जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं से सहमति से बसपा को बिना शर्त समर्थन हमने किया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके शासनकाल में प्रशासन अंकुश में रहता और विकास के काम सबसे ज़्यादा हुए। ये ठीक है कि हमारे हमारे समाज के मुद्दे हैं उनमें कहीं कोई दिक्कतें रहीं, इसलिए हमने महान दल बनाया। और महान दल का जो वैचारिक जुड़ाव है वो बसपा के साथ है, क्योंकि वो भी बुद्धिस्ट हैं और हम भी अम्बेडकराइज जो बुद्धिस्ट हैं, तो हमारे उनके मुद्दे एक हैं। लेकिन चूंकि बसपा बहन जी चूंकि अभी गठबंधन की राजनीति उन्होंने सीखा नहीं है, इसलिए अभी उनसे दिक्कतें हो रही हैं। एनडीए में ओम प्रकाश राजभर की एंट्री हो चुकी है, क्या मानते हैं कितना फायदा होगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को तो मैंने राजनीतिक जोकर कहा था। अब ओम प्रकाश राजभर के किसी को विश्वास हो, मुझे कोई विश्वास नहीं ओम प्रकाश राजभर पे। वो क्या कहेंगे, कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, कितना कहेंगे, वो वही जान सकते हैं। सुबह वो कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, 2 घंटे बाद कुछ कहते हैं। उनकी राजनीति में विश्वसनीयता इतने है मेरे नज़र में जितना नौटंकी नाच में जोकर की होते हैं। बताया जा रहा है एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। नहीं, मैं एनडीए में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ। हाँ, ये है कि मेरे पास संदेश आया था कि 2018 जो अभी 18 जुलाई को एनडीए की बैठक है उसमें शामिल होने के लिए मेरे पास भी निमंत्रण आया था, लेकिन चूंकि वो निमंत्रण इतना कमज़ोर था और ना मुझे जाना था, इसलिए मैंने बता दिया कि मैंने बसपा को समर्थन किया, मैं वहाँ नहीं जा सकता। एनडीए में जब शामिल होते हैं तो सर आपके विचारधारा के लोग आपसे
आपकी उम्मीद है वो कैसे पूरी होगी, कैसे उनकी देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि अनुप्रिया पटेल जी के पिताजी डॉक्टर सोनेलाल पटेल, जो मेरे गुरु भी रहे हैं, वो पूरी तरह बुद्धिस्ट थे, अम्बेडकराइज थे और सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। लेकिन आज अनुप्रिया पटेल को उस विचारधारा के विपरीत वाली विचारधारा भाजपा में काम करना पड़ा, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्यों करना पड़ा? क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल को कभी भी सपा बसपा ने स्पेस नहीं दिया राजनीति में। ओम प्रकाश राजभर भी सामाजिक न्याय के बड़े तगड़े सिपाही थे 2016 के पहले, लेकिन वो थक गए अकेले संघर्ष करते करते, तो हार मान ली। क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ठीक है या उनके कार्य ठीक है? क्या कारण उनका एनडीए में? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्य हैं सब दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के विरोध में है। आरक्षण कौन छीन रहा है? भारतीय जनता पार्टी। लोगों को अंधविश्वास की तरफ कौन ढकेल रहा है? हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कौन कर रहा है? संविधान को रौंद कौन रहा है? संविधान की प्रति जलाई गई जंतर मंतर पे किसके राज्य में, और क्या कार्रवाई हुई? कोरोना काल में शराब की दुकान खुली रहे, कोरोना नहीं फैलता चाहे जितनी भीड़ हो जाए। दूध की, मिठाई की, कपड़े की दुकान खुल जाए तो कोरोना फैलता। योगी जी और अमित शाह जी रैली करें, जुलूस निकालें तो कोरोना नहीं फैलता, बाकी कुछ भी हो तो कोरोना फैलता। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्नाव से अगली खबर आपको बता दें, एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा मामला आया सामने। पुलिस में भर्ती होने के बाद पति से बनाई दूरी, पति से बिना तलाक दूसरे से मंगने का आरोप है। 6 साल तक पति ने पढ़ाई का खर्चा उठाया था। अचलगंज थाना क्षेत्र के भौनी खेड़ा गांव की घटना है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा नया मामला आया सामने। पति से बिना तलाक दूसरी मंगने का आरोप, 6 साल तक पति ने पढ़ाई का खर्चा उठाया और अचलगंज थाना क्षेत्र के भौनी खेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। उन्नाव से बड़ी खबर, एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला आया सामने। पुलिस में भर्ती होने के बाद पत्नी ने बनाई दूरी, पति से बिना तलाक दूसरे से मंगने का आरोप। कहा जा रहा है 6 साल तक पढ़ाई का खर्चा उठाया गया और अब पत्नी ने बेवफाई दिखानी शुरू कर दी। पीड़ित शख्स अपनी दलील लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी आप बीती बताई। थाना अचलगंज क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर के बताया गया कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी पत्नी जॉब में नहीं थी। उन्होंने जो है उनको पढ़ाया और आज वो अपनी जॉब में है और उनके द्वारा बिना उनको बताए किसी शादी कर रही हैं और न्यायालय में उनके लिए अलगाव के लिए उन्होंने वहाँ पे वादिता की दिया। उनका कहना है कि अभी चूँकि न्यायालय से मामला नियमित नहीं हुआ है, इस बीच वो शादी कर रही हैं। इस संबंध में जांच कराया जा रहा है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थाना अच्छा। यूपी में आईएएस अफसरों का तबादला। आईएएस ब्रिजेश कुमार एसीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हटाए गए हैं और आईएएस ब्रिजेश कुमार अपर आयुक्त मुरादाबाद बने हैं। आईएएस रमेश चंद्रा अपर आयुक्त मिर्जापुर को विशेष सचिव बनाया गया है, अल्पसंख्यक कल्याण बनाया गया है। आईएएस ब्रिजेश कुमार एसीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हटाए गए हैं। आईएएस ब्रिजेश कुमार अपर आयुक्त मुरादाबाद बनाए गए हैं और आईएएस रमेश चंद्रा अपर आयुक्त मिर्जापुर को विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण बनाया गया है। यूपी में आईएएस अफसरों का तबादला। आईएएस ब्रिजेश कुमार एसीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हटाए गए हैं। आईएएस ब्रिजेश कुमार अपर आयुक्त मुरादाबाद बने हैं। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां शासन के अनुसार एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में अग्निशमन विभाग की ओर से मॉक ड्रिल किया गया। दरअसल एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में ये मॉक ड्रिल थाना आहार के सिद्ध बाबा घाट पर हुआ, जिसमें जवानों ने बाढ़ राहत बचाव कार्यों को लेकर कार्य योजना और अपनी तैयारी को पुख्ता किया। मॉक ड्रिल के दौरान आसपास के लोगों और मवेशियों की निकासी का अभ्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा उपस्थित रहे।
रामपुर में मुहर्रम सहित विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर पुलिस लाइन के सभागार में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। उन्होंने पूर्व वर्षों में मुहर्रम के दौरान घटनाओं के सहयोग से अमन, चैन और भाईचारे की मिसाल कायम की है। आगामी त्योहारों के दौरान भी शांतिपूर्ण और समरसता का माहौल बना रहे, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। और धार्मिक आयोजनों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रत्येक धर्म के त्योहारों के संबंध में प्रशासनिक स्तर से सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और सतर्कता के लिए हर जरूरी तैयारी की गई है। वहीं उन्होंने सभी एसडीएम और सीओ को निर्देश दिए कि तहसील और थाना स्तर पर गठित पीस कमेटी के माध्यम से भी लोगों को आगामी त्योहारों के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सहयोग ले। आज मेरी बहुत लंबी वार्ता हुई और दिल खोल के वार्ता हुई। एक तो हमारा अनुरोध था कि जो ऑपरेशन दृष्टि चल रहा है मेरे यहाँ, सारे व्यापारियों से अनुरोध है कि वो 2-2, 1-1, 3-3 कैमरे जो अपनी दुकानों पे लगा सकते हैं वो लगा लें, घरों पे लगा लें। प्लस कुछ ऐसी जगह हैं जो सुनसान टाइप के हैं या जो ना उनके हैं ना हमारे हैं, वहाँ भी चिन्हित करके वहाँ भी मेरी मदद करें, वहाँ भी कैमरे लगा दिए जाएँ। तो जो एक सेफ सिटी का कंसेप्ट है उस पर बहुत लंबी चर्चा हुई और सबने सहमति दी है। 2-4 दिन में आपको इतने कैमरे नजर आएंगे रामपुर में कि पूरा जनपद आपको कैमरे पर दिखाई पड़ेगा। पुलिस की मंशा है कि जो रोड की साइड है वहाँ कैमरे लगे। रोड की साइड है, हर जगह कैमरे लगे हैं। जो भी पर्यटन स्थल टाइप के हैं, मार्केट हैं, पार्किंग है, कचहरी के आसपास हैं और होटल के आसपास हैं, मोड़ पे, चौराहे पे, तिराहे पे, हर जगह कैमरे लगने की बातें हुई हैं। दूसरी बातें कुछ व्यापारिक नैतिकता की हुई। सभी अवगत हैं कि हमारा अभी कांवड़ के त्यौहार चल रहे हैं और कांवड़ यात्रा के साथ साथ कल से मुहर्रम की यात्राएं भी और मुहर्रम के जुलूस भी निकलेंगे। तो उसको लेकर आज हमने सभी धर्मों के धर्माचार्यों की बैठक बुलाई थी। बहुत अच्छे से सब लोगों से वार्ता हुई है और सभी ने आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से पूर्व के वर्षों में बहुत अच्छे अमन और भाईचारे के साथ में सभी पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं, इस प्रकार इस बार भी उसी प्रकार से सभी जुलूस निकाले जाएंगे। और इसके अतिरिक्त प्रशासन से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे बिजली के तारों को लेकर हो, लटके तारों की कोई समस्या ना हो, पेयजल की व्यवस्था उचित प्रकार से हो, साफ़ सफाई हो, सड़कों में गड्ढे ना हो, तो वो सब भी हम लोगों ने रिव्यू किया है और बहुत अच्छे तरीके से, सकुशल तरीके से ये सभी पर्व त्यौहार हम लोग संपन्न करेंगे। सभी अवगत। बाराबंकी से अगली खबर बता रहे, मिलावटी डीजल कारोबार का भंडाफोड़। ढाबे की आड़ में मिलावटी डीजल का अवैध कारोबार। आबकारी विभाग ढाबे की छापेमारी, ढाबा संचालक और अन्य अभियुक्त फरार बताए जा रहे। टैंकर से एथेनॉल खरीद कर बनाता था मिलावटी डीजल। प्रतिबंधित 2000 लीटर एथेनॉल बरामद किए गए हैं। 665 लीटर डीजल किया गया बरामद। अवैध कारोबार में प्रयोग की जा रही 3 गाड़ियां बरामद की गई हैं। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के वृंदावन ढाबा का पूरा मामला है। मिलावटी डीजल का अवैध कारोबार चल रहा है। धड़ल्ले से 665 लीटर डीजल बरामद किया गया है। नोएडा के सेक्टर 62 बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में देर रात आग लग गई। ट्रेनिंग सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित कंप्यूटर सेंटर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दमकल विभाग ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा के सेक्टर 58 थाना इलाके में स्थित है बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर। बुलंदशहर में दर्जनों छात्रों की जान से खिलवाड़ का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में बस की खिड़की और छतों पर कई छात्र लटके हुए नजर आए। परिवहन विभाग के नियमों को ताक पर रखकर बस संचालक छात्रों की जान से खिलवाड़ कर रहे और बुलंदशहर के गुलावठी बीबी नगर मार्ग का बताया जा रहा है वीडियो। हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गाजियाबाद के खोड़ा में आबकारी विभाग ने छापेमारी की, जहां बियर की बोतल में सोडा मिलाकर बियर की बोतल बेची जाने का मामला सामने आया है। वहीं आबकारी विभाग ने सरकारी शराब की दुकानों को बंद कर दिया है और साथ ही टीम आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए, गाजियाबाद से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की है और
कहा यह जा रहा है कि बियर में सोडा मिलाकर बेचा जा रहा है, इसलिए इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। सरकारी शराब की दुकान है ये। आप देखिए प्राइवेट दुकान में ऐसा होता तब क्या होता, लेकिन ये सरकारी शराब की दुकान पर हुआ है। ऐसे में सरकारी शराब की दुकान को बंद कर दिया गया है। यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को कोर्ट से जमानत मिली है। अदालत ने निर्देश दिया कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। देखिए रिपोर्ट। WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को कोर्ट से राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी नियमित जमानत। जमानत देने से पहले कोर्ट ने लगाई कई शर्तें। कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे बृजभूषण। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के लिए काफी राहत भरा है। पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोप मामले में नियमित जमानत मिलने से बृजभूषण सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं है। कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को भी नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कागजातों की जांच के लिए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की गई है। बृजभूषण पर 6 बालिग महिला पहलवानों के यौन शोषण का केस चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पहली बार यौन उत्पीड़न। दिल्ली महासंघ कार्यालय में संबंध बनाने की कोशिश। टी शर्ट उतारी, सांस चेक करने के बहाने गलत तरीके से छुआ। इलाज का खर्च वहन करने पर फिजिकल रिलेशन के लिए कहा। जांच कमेटी के सामने पेश खिलाड़ी रिकॉर्डेड डिवाइस बंद की। बयान के साथ छेड़खानी हो सकती है, मानसिक रूप से परेशान हुए। प्रतिभागियों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल। बृजभूषण ने कहा कोऑपरेट कर, नहीं तो एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में अंजाम भुगतेगी। बात नहीं मानी तो ट्रायल में नियमों के उलट स्ट्रॉन्ग एथलीट के ग्रुप में डाला। ट्रायल में एथलीट, रेफरी और मैच चेयरमैन तीनों दिल्ली से, ये नियमों के खिलाफ। हालांकि कोर्ट ने बृजभूषण को जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण सिंह आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। सुनवाई के दौरान पीड़ितों के वकील ने जमानत दिए जाने को लेकर विरोध किया। वकील का तर्क था कि सांसद राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं और वो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, लिहाजा उनको जमानत न दी जाए। इस पर बृजभूषण के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि गवाहों को धमकाने जैसी कोई बात अभी तक नहीं हुई। वैसे इस तरह की कोई शर्त अगर कोर्ट लगाता है तो हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। बृजभूषण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, वहां आरोपी कोर्ट से जमानत लेने का अधिकारी है। बृजभूषण भी कोर्ट में इस दौरान मौजूद रहे। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि वो ना तो जमानत का विरोध और ना ही उसका सपोर्ट कर रही है। कोर्ट ने 18 जुलाई को बृजभूषण और संघ सेक्रेटरी विनोद तोमर को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत के दिन सुनवाई में बृजभूषण के वकीलों ने दलील दी थी कि दिल्ली पुलिस ने बिना जांच के चार्जशीट दायर की है। इन केसों में 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान भी नहीं है। कोर्ट ने जब जमानत के बारे में पूछा तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जमानत की शर्त होनी चाहिए, जिस पर कोर्ट ने रेगुलर के बजाय अंतरिम जमानत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर से बीजेपी नेताओं की मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं राजभर ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर भी अपना रुख साफ करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब्बास उनकी पार्टी के सिंबल पर लड़े जरूर हैं, लेकिन कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं। सवाल उठता है कि अगर अब्बास अंसारी सपा के कार्यकर्ता हैं तो अभी तक सुभाषपा के विधायक कैसे बने हुए हैं, और क्या एनडीए से गठबंधन के बाद ओपी राजभर उनसे पिंड छुड़ाने का बहाना तलाशने में जुटे हुए हैं। तकनीकी तौर पर अब्बास विधायक तो राजभर की ही पार्टी के हैं, तो ऐसे में क्या राजभर अब्बास के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? देखते एक रिपोर्ट। अब्बास बने राजभर के गले की फांस, कार्यकर्ता सपा के, विधायक सुभाषपा के, गठबंधन के प्रत्याशी बने गले की हड्डी। जी हां, जब राजभर ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था उस वक्त उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि उनके सिंबल पर लड़ने वाले अब्बास अंसारी उन्हीं के गले की फांस बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। एक और जहां योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ सख्त है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, ऐसे में राजभर से गठबंधन के बाद अब्बास के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, ये मुमकिन ही नहीं। तो फिर अब्बास अंसारी से कैसे पीछा छुड़ाएंगे राजभर? क्योंकि राजभर ने सफाई तो दे दी कि अब्बास भले ही उनकी पार्टी के सिंबल पे जीत कर आए हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं। फिर सवाल उठता है कि क्या इतना कह देने भर से काम चल जाएगा? सुभाषपा को समाजवादी पार्टी से गठबंधन में कुल 18 सीटें मिली थी, जिनमें दावा है कि 10 सीटों पर सपा के कार्यकर्ता सुभाषपा के सिंबल पर उतारे गए। मऊ सीट से अब्बास अंसारी सुभाषपा के सिंबल पे चुनाव लड़े और 38,000 वोटों से चुनाव जीत गए। अब जबकि राजभर एनडीए के साथ हैं, तो तकनीकी तौर पे अब्बास भी एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसे में राजभर पर अब्बास से पीछा छुड़ाने का दबाव बढ़ गया है। एनडीए में आने के बाद ओपी राजभर से जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकातें हो रही हैं, उससे ये साफ है कि पूर्वांचल में राजभर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबर यह भी है कि राजभर की पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। यानी दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल में पूरा दमखम झोंकने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन मेल मुलाकातों के बीच अब्बास अंसारी को लेकर भी खासी चर्चा है, क्योंकि अगर राजभर ने जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाया तो ये न केवल बीजेपी के लिए असहज स्थिति हो जाएगी, बल्कि खुद ओपी राजभर भी क्या जवाब देंगे ये उन्हें खुद नहीं पता। सवाल उठता है कि क्या राजभर अब्बास अंसारी पर एक्शन लेंगे? सुभाषपा अब एनडीए का घटक दल है। ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए की बड़ी विजय हासिल करने के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के साथ पूरे दमखम के साथ जनता जनार्दन के बीच जाएंगे और उत्तर प्रदेश में से 80 सीटों के लक्ष्य पे विजय श्री हासिल करने को लेकर के वो काम करें। बीजेपी और सुभाषपा का साथ आना पूर्वांचल का सियासी गणित बदलने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि पूर्वांचल के करीब 20 जिलों में राजभर वोटों की अच्छी खासी तादाद है। दारा सिंह चौहान और राजभर की जुगलबंदी गैर यादव पिछड़े वोटरों को प्रभावित कर सकती है, जिनकी तादाद पूर्वांचल में 35 से 40% है। इतने बड़े वोट बैंक को साधने के लिए ही बीजेपी ने दोनों को साथ लिया है। अगर ये जुगलबंदी काम कर गई तो पूर्वांचल में बीजेपी के लिए राह आसान हो जाएगी। राजभर वोटर मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर, आजमगढ़ जैसे जिलों में काफी निर्णायक साबित होते हैं। यानी साफ है कि राजभर का बीजेपी के साथ आना चुनावी लिहाज से बेहद अहम है। लेकिन इस बीच राजभर को ये स्पष्ट करना होगा कि सिर्फ बयानों से अब्बास अंसारी से पीछा छुड़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ओपी राजभर ने समय रहते अब्बास के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया तो यकीन मानिए नुकसान सिर्फ राजभर का नहीं बल्कि बीजेपी का भी हो सकता है, क्योंकि जिस माफिया मुख्तार के खिलाफ योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, उसका बेटा तकनीकी तौर पे एनडीए का हिस्सा बना रहे, ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।